नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है रीट 2021। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान में जो टीचर की जो भर्ती होती है उसकी 31,000 वैकेंसीज निकली हुई हैं। और ये जो 31,000 वैकेंसी हैं ये रीट के पेपर के माध्यम से भरी जाएंगी, जो कि आपका 25 अप्रैल को होना है। तो मित्रों, समय बहुत कम है, तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं, अच्छी रैंक आपकी आ जाती है, तो भाई आपको जॉब मिलेगी डायरेक्ट। इसके बाद कुछ आपको नहीं करना, कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। तो इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करो, मेहनत से तैयारी करो, मन लगा के तैयारी करो। और मित्रों, आज मैं आपके लिए CDP यानी कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के 15 प्रश्न लेके आया हूँ। और मेरे हिसाब से ये जो प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज हम इन प्रश्नों को करेंगे। और देखिए, एक तो मैं आपको ये भी गारंटी लगभग दे सकता हूँ कि अगर आप ये जो प्रश्न मैं यहाँ कराता हूँ, जो MCQs कराता हूँ, अगर आप इनको कर लेते हैं तो कम से कम 50% इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आपके आएंगे। तो इसलिए दोस्तों, इस क्लास को ध्यान से देखिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारी क्लासेस जो है मिलती रहें। नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपकी कोई क्लास छूटे ना। क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ, क्लास छूटती है तो फिर बहुत कुछ छूटता है। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्त्री व पुरुष दोनों के कोशों में कितने गुणसूत्र होते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके अभी जो मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ, ये ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो विकास, वृद्धि और आनुवंशिकता, वातावरण आदि से संबंधित हैं, और इस तरह के प्रश्न आपके आएंगे। तो ये आपका जो है आनुवंशिकी और वातावरण का प्रश्न है कि दोनों कोशों में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मित्रों, इसमें होता क्या है कि जब गर्भधारण होता है, तो गर्भधारण के समय क्या होता है कि जो पिता होता है, पिता के 23 और माता के 23 क्रोमोसोम, ये जो दोनों मिलके क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों को कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 और 23 का जो 23 यहाँ होते हैं, 23 यहाँ होते हैं, यानी कि टोटल तो 6 होते हैं, लेकिन ये जोड़ों में होते हैं तो 23 जोड़े ही बोले जाते हैं ये। तो 23 माता पिता या स्त्री पुरुष से होते हैं, उसी से जो है गर्भधारण होता है और बच्चे का जन्म होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। मानसिक व शारीरिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन हस्तांतरित करता है। तो भाई, इसके रिगार्डिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो एक आनुवंशिकी और पर्यावरण के ऊपर मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है। आप जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, थ्योरीज एंड थिंकर्स, ये एक प्लेलिस्ट है थ्योरीज और थिंकर्स की मेरे चैनल पे। तो इसमें लगभग आप ये समझ लीजिए कि जितने भी शिक्षण के एग्ज़ाम हैं, टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए बहुत अच्छा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप थ्योरीज एंड थिंकर्स में ज़रूर जाएं और उसको ज़रूर देखें। उस पर आनुवंशिकता और वातावरण से संबंधित वीडियो पड़ा हुआ, आप उसको देखेंगे तो इस क्वेश्चन का फटाक से आंसर कर देंगे। चलिए, फिलहाल हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मानसिक व शारीरिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन हस्तांतरित करता है। संयुक्त कोष, पित्रैक, उत्पादक कोष या उपरोक्त सभी। तो भाई, ये जो है पित्रैक, पित्रैक का मतलब होता है जीन्स। जो मानव के अंदर जीन्स होते हैं, देखिए जो बच्चे का जो जन्म होता है, जो कोशिका का जन्म होता है, वो कहाँ से होता है, वो क्रोमोसोम से होता है। क्रोमोसोम क्या है, एक आकृति होती है, धागे की तरह एक आकृति होती है, और उसके अंदर एक और छोटा पतला सा धागा होता है, उसी धागे को हम जीन्स कहते हैं। और जो ये जीन्स या जो पित्रैक होते हैं, इनमें क्या होते हैं, उसमें आनुवंशिक गुण होते हैं। ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की थी। तो भाई, मन के ऊपर जो ये बात कही गई है, समुद्र में तैरता हुआ हिमखंड, तो ये फ्रायड ने बात की थी। फ्रायड ने बताया था कि हमारे 3 मन होते हैं। पहला होता है चेतन मन, दूसरा होता है अर्धचेतन, और तीसरा होता है अचेतन। तो इस तरह से उन्होंने मन की बात की थी। और बाकी फ्रायड का काफ़ी डीप आप उसकी स्टडी करें तो उसमें बहुत आपको आनंद भी आएगा इस फ्रायड को पढ़ने में, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भी फ्रायड का वीडियो जल्दी से जल्दी डाल दूँ, ताकि आप उस चीज़ को जान सकें। तो इन्होंने इसमें कहा था कि जो आपका 10% जो मन होता है, एक उन्होंने एक आकृति बनाई थी इस तरह से कि ये एक बर्फ़ का टुकड़ा है और ये समुद्र है। तो जो ये ऊपर दिखाई आपको दे रहा है ना, ये 10% यही चेतन मन है। बाकी तो सारा ये जो 90% है, यानी कि 9/10 जो भाग है, ये अर्धचेतन और अचेतन मन का होता है। इस तरह की इन्होंने बात की थी। बाकी आप फ्रायड पढ़ेंगे, हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे, मैं वीडियो इसका डालूंगा, क्लास डालूंगा, तो और अच्छी तरह से आपको समझा देंगे फ्रायड। आंसर।
मानव के विकास का क्रम गर्भ अवस्था से लेकर डैश तक सतत रूप से चलता रहता है, शैशवावस्था तक, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक या वृद्धावस्था तक। देखिए वैसे तो ये चलता है मृत्यु तक, लेकिन मृत्यु यहाँ पे क्योंकि है नहीं ऑप्शन में, तो फिर इसको हम जो मैक्सिमम अवस्था है वहाँ तक करेंगे, क्योंकि जो हमारा विकास है वो गर्भ अवस्था से लेके मृत्यु तक चलता है। लेकिन क्योंकि यहाँ मृत्यु है नहीं, तो जो सबसे ज़्यादा बड़ी अवस्था होगी वो आपकी वृद्धावस्था है, तो वृद्धावस्था को आंसर करेंगे। कितने माह के शिशु के दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं? तो भाई ये जो विकास है, विकास में अगर आप पढ़ेंगे क्या कहते हैं, शैशवावस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास है उस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि 6 महीने में जो है बच्चे का पहला जो दांत है दूध का, वो दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे। किसके कथन अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है? प्रथम 6 वर्षों में, सॉरी, बालक प्रथम 6 वर्षों में, इसको मैं समझा दूं कि बच्चा जितना शुरू के 6 सालों में सीखता है, आने वाले 12 सालों में भी उतना नहीं सीखता। ये बात किसने कही थी? तो भाई ये बात गैसल ने कही थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो प्रथम 6 साल हैं, यानी कि जो शैशवावस्था और बाल अवस्था, जो पूर्ववर्ती बाल अवस्था है, उसका जो पीरियड होता है सीखने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये बात गैसल ने कही थी। मानव शरीर का निर्माण किसके योग से होता है? कोशों, ऊतकों, हड्डियों या नसों से? तो भाई ये कोशों से होता है। कोश का मतलब होता है सेल। हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से बनी हुई है, पूरी की पूरी बॉडी। अगला प्रश्न देखेंगे। शरीर का आरंभ जिस कोश से होता है वह क्या कहलाता है? उत्पादक, संयुक्त या निर्माण कोश? तो भाई ये संयुक्त कोश से होता है। जैसे कि बताया था कि 23 माता से 23 पिता से, ये दोनों जुड़ के संयुक्त कोश बनाते हैं और यहीं से जो है शरीर का आरंभ, सेल का आरंभ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस नियम के अनुसार बच्चे माता पिता की सच्ची अनुकृति नहीं होती है? ये नहीं ध्यान रखना। तो ये था भाई विभिन्नता का नियम। इसमें ये बात कही गई थी कि जो जीन्स होते हैं वो जरूर जो ट्रांसफ़र तो होते हैं, इनके अंदर गुण भी होते हैं, लेकिन जैसे माँ बाप हैं बच्चे भी बिल्कुल वैसे हुए ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप तो गोरे हैं और बच्चा काला पैदा हो जाता है, या माँ बाप जो है लंबे हैं और बच्चे जो है बच्चा जो है वो छोटा पैदा हो जाता है। छोटा इन द सेंस कि वो ठिकना रह जाता है, उसकी हाइट कम रह जाती है। या बच्चे माँ बाप बहुत बुद्धिमान हैं और बच्चा बुद्धिहीन आ गया, या माँ बाप बुद्धिहीन है और बच्चा बुद्धिमान आ गया। तो ये भिन्नता का जो नियम होता है, यानी कि ये कहा था कि जैसे माँ बाप होंगे बिल्कुल वैसा ही बच्चा हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं भिन्नता का नियम। अगला प्रश्न देखेंगे। किस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही संतान होती है? ये बिल्कुल उसका अपोजिट होती है, समानता का नियम। इसमें ये बात कही थी भाई अगर जैसे बच्चे होंगे वैसे ही, सॉरी, जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनके बच्चे होंगे, क्योंकि वो सेम जीन्स लेके माता और पिता दोनों का जीन्स लेकर बच्चा पैदा होता तो उनके जैसा ही होता है। ये एक नियम था जिसको हम कहते हैं समानता का नियम। बाकी जो आनुवंशिकता के जब हम नियम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको अच्छे से समझेंगे। मेंडल ने किस पर प्रयोग किए थे? तो भाई जो मेंडल थे ये ऑस्ट्रिया के थे और ये पादरी थे। ऑस्ट्रिया जो है आपका ये वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रिया है जो कि कहाँ पे है, वियतनाम में। तो ये वहाँ के थे और एक पादरी थे। पढ़ने में इनका ज़्यादा मन लगता नहीं था, तो इसलिए शायद ये पादरी बन गए थे। और फिर उन्होंने आनुवंशिकता पे जो है अपने नियम दिए और इनके नियमों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई। इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे वो चूहे और मटर पर प्रयोग किए थे। अब इसके क्या प्रयोग हुए थे वो हम जो मेंडल का जो चैप्टर है उसमें हम इसको अच्छे से समझेंगे। किस नियम के अनुसार वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने सामान्य अथवा मौलिक रूप की ओर अग्रसर होते हैं? इनका मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे ये जो था ना, जो अभी मेंडल की जो हम बात कर रहे थे, तो मैंने मेंडल की बात करें तो मेंडल ने क्या प्रयोग किए थे? मेंडल ने जैसे मटर पर प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि एक एल और एक एल, यानी कि एक ऐसा एल का मतलब लॉन्ग और इस एल का मतलब शॉर्ट, चलो एस कर लो। तो ये दो तरह के जो मटर थे इनका संकर किया और उसको किया, तो फिर क्या हुआ कि चारों जो पौधे लगाए उनमें सब में जो मटर थे वो इस वाले गुण के थे। फिर जब और आगे लगाए तो फिर एल एल और एक एस आ गया। फिर जो एस से पैदा हुए वो सारे एस थे, यानी कि स्मॉल थे।
तो उन्होंने ये नियम बनाया था कि जो भी वर्ण संकर होता है या जो नियम होते हैं वस्तुओं के, जो इनके जीन्स होते हैं, ये अपने मूल रूप की तरफ चले जाते हैं। अगर इनका रूप बिगड़ भी जाए तो ये मूल रूप की तरफ जाते हैं। तो इसको उन्होंने कहा था प्रत्यागमन का नियम, यानी कि वापस अपने मूल रूप में आ जाते हैं। अगर उनका संकर भी करवा दें, यानी कि 2 प्रजातियों को मिला दें आपस में, उससे उनकी पैदाइश हो, तो धीरे धीरे जो है 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी के बाद वो वापस उसी रूप में आ जाएंगे जिस रूप में वो पहली पीढ़ी में थे। ये मेंडल ने बताया था। बीज कोष की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो भाई ये बीज कोष थे। इसके संबंध में भी मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ाऊँगा आपको डिटेल में। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है? विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत? तो भाई ये विकास दिशा का सिद्धांत है। देखिए, अगर दिशा के सिद्धांत की बात करें तो ये 2 तरह का है। एक तो है सिर से पैर की तरफ। आपने देखा भी होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो सिर होता है वो बड़ा होता है शरीर के मुकाबले, और इसके बाद फिर सिर धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि उसका विकास पहले ही हो चुका था। सिर से पैर की तरफ होता है। देखिए, इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अपने सिर को, अपनी गर्दन को संभालना सीखता है। इसका मतलब उसका विकास हो रहा है, जल्दी हो रहा है। इसके बाद हाथों को सीखेगा, फिर वो पेट के बल लेट जाएगा, फिर वो सीधा बैठ जाएगा, कमर सीख लेगा, फिर वो घुटनों की तरफ चलेगा, फिर एंड में जाके खड़ा होगा। इसका मतलब सिर से लेके पैर की तरफ, ये दिशा का क्रम है। एक सिद्धांत तो ये है। दूसरा सिद्धांत है अंदर से बाहर की ओर। अंदर से बाहर की ओर, सॉरी, अंदर से बाहर की ओर। तो आपको इसमें मैं बताऊं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़, तो रीढ़ की हड्डी के पास के जो चीज़ें होंगी ना, उनका विकास पहले होगा अंदर से बाहर की तरफ, और जो रीढ़ की हड्डी से दूर होंगे उनका विकास बाद में होगा। तो विकास में 2 ही ये दिशा के सिद्धांत हैं। ये मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार इदम का आधार किसे माना जाता है? भय, निराशा, सुख या कल्पना? तो ये सुख की बात करता है इदम। इन्होंने बताए थे इड, ईगो, सुपर ईगो, ये 3 चीज़ें इन्होंने बताई थी। तो इनके बारे में डिटेल में ही पढ़ा जा सकता है, इस वीडियो में तो नहीं हो सकता है। तो ये जो इड जो था, ये सुख की बात करता है। इदम जो है सुख की बात करता है। वो कुछ भी जो करता है सिर्फ सुख के लिए करता है, चाहे वो सामाजिक या कानूनन रूप से गलत हो, लेकिन वो करेगा सुख के लिए। ये बात फ्राइड ने कही थी। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो मनोविज्ञान का है वो दिया था। तो मित्रों, ये 15 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो इनको आप अच्छे से कीजिए और मुझे अपना कमेंट करके स्कोर भी बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा। और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए ताकि और बच्चों का भी भला हो। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब ज़रूर दूँ। कृपया कॉल ना करें क्योंकि फिर वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलिए मित्रों, मेहनत करते रहिए जब तक कि नौकरी ना लग जाए। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।